With chapter trial balance. In this video we are going to discuss question number 5th, that is related with treatment of closing stock. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का क्या मतलब होता है कि जब हमारा फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर ख़त्म होता है तो साल के एंड में, दैट इज़ ऑन 31 मार्च, हमारे पास कुछ स्टॉक बच जाता है जो साल के दौरान नहीं बिका होता, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। अनसोल्ड पार्ट ऑफ द स्टॉक इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। पहले हम इसको सिंपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे 1 अप्रैल को साल शुरू होता है, उस समय हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था 1000 रुपीज़ का, लेट इट बी। फिर पूरे साल हमने कुछ स्टॉक और परचेज किया, हमने परचेज कर लिया 500 रुपीज़ का। टोटल हमारे पास कितना स्टॉक हो जाएगा? 1500। पूरे साल हमने बिजनेस किया, साल का एंड आया, दैट इज़ ऑन 31 मार्च। 31 मार्च को हमारा जो अभी भी कंपनी है उसके अंदर स्टॉक पड़ा है 200 रुपीज़ का। साल के एंड में है, 31 मार्च में है, मतलब ये कौन सा स्टॉक होगा? क्लोजिंग स्टॉक। पूरे साल आपके पास स्टॉक था 1500 का, आपका कुछ ओपनिंग स्टॉक था, कुछ परचेजेस था, आपने 1500 का टोटल किया। अब पूरे साल बिजनेस करने के बाद जब 31 मार्च आई, स्टिल हमारे पास 200 रुपीज़ जो है वो 200 जो है वो स्टॉक अभी भी पड़ा हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि साल के दौरान हमने कितना स्टॉक बेचा होगा? 1300। क्लियर? अब जो ये 200 है, ये 200 कहाँ से आया? ओपनिंग और परचेजेस में से जोड़कर। सो जब भी कोई क्लोजिंग स्टॉक की बात आएगी तो क्लोजिंग स्टॉक को हम कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाते, क्योंकि जो ये 200 है ये ऑलरेडी हमने ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस में प्लस किया हुआ है। ये 1500 में ये 200 वाला जो स्टॉक हमारा बचा है वो अभी भी इसमें इंक्लूडेड है, इसलिए हमने क्लोजिंग स्टॉक को सेपरेटली इंक्लूड नहीं करना। क्लियर है? ये बेसिक कंडीशन है। आगे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें जो है और भी इसमें थोड़ी बहुत ही चेंजेस आती जाएंगी, बट बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस बिकॉज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस. So now we will commence with question number 5. From the following balances of Raja Bobby drawn on 31st March 2019, draw up a trial balance. आपको 31 मार्च 2019 को एक ट्रायल बैलेंस बनाना है ऑफ राजा बॉबी. सो लेट अस स्टार्ट. I have already drawn the format of trial balance, that is trial balance as on 31st March 2019. क्वेश्चन में हमें जितनी भी आइटम गिवन थी वो मैंने लिख ली. अब हम सीखेंगे इसके बैलेंसेस कैसे लिखते हैं. सबसे पहले हमारे पास है कैपिटल. कैपिटल एक लाइबिलिटी होता है, तो लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है. बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट का मतलब होता है जिन लोगों को हमने उधार पे गुड्स बेची थी अब उन्होंने हमें पैसा दे दिया, तो हमारी तो इनकम बन गई. तो इनकम का नॉमिनल के अकॉर्डिंगली क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होते हैं, डेबिट क्रेडिट बैलेंस. डेटर्स एसेट होते हैं, डेबिट बैलेंस. स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कभी भी ट्रायल बैलेंस का हिस्सा नहीं होता, इसलिए जो क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 31 मार्च का, वो हमने ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखना, वो हमने स्किप कर देना है. देन इट इज रिटर्न आउटवर्ड. रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न. जैसे परचेजेस का डेबिट बैलेंस होता है तो परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस हो जाएगा? क्रेडिट बैलेंस. सो परचेज रिटर्न का हमने बैलेंस लिख लिया क्रेडिट में 3500. बिल्स पेबल, पेबल है, आपने पेमेंट करनी है, ये आपके लिए लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट. देन इट इज सेल्स. सेल्स कंपनी के लिए इनकम है और इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है. सो क्रेडिट में लिख लिया 1,46,900. देन इट इज रिटर्न इनवर्ड. रिटर्न इनवर्ड को हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न. जैसे सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है तो सेल्स रिटर्न का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा. सो हमने सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस लिख लिया 4500. देन नेक्स्ट आइटम हमारे पास है कैश. कैश हमारे लिए एसेट होता है और एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है. देन इट इज परचेजेस. परचेजेस एसेट है, डेबिट बैलेंस होगा. स्टॉक ऑन 1 अप्रैल लिखा गया है. 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग स्टॉक. स्टॉक हमारे लिए एसेट है इसलिए इसका भी डेबिट बैलेंस होगा.
ड्राइंग्स हमारे लिए लॉसेस है, खर्चा है। नॉमिनल के अकॉर्डिंगली सभी खर्चे और लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है। डिस्काउंट अलाउड, कंपनी किसी को डिस्काउंट देती है, जब कंपनी किसी को डिस्काउंट देती है तो उसका हमेशा लॉस होता है, सो लॉस का नॉमिनल के अकॉर्डिंगली डेबिट बैलेंस। देन इट इज बैंक डिपॉजिट, हमारा पैसा बैंक में जमा है, हमारा ही पैसा है, तो बैंक बैलेंस जिसको हम बोलते हैं, तो ये हमारे लिए एसेट होती है और एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। देन इट इज सैलरीज, सैलरीज हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो सैलरी दी जाती है, सैलरी खर्चा है तो खर्चे का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। देन इट इज ट्रेड एक्सपेंसेस, खर्चा एक्सपेंस लिखे गए हैं, सो खर्चे के ऊपर नॉमिनल का रूल लगा, डेबिट बैलेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि जो बिजनेसमैन होता है उसको एक फैसिलिटी दी जाती है उसके करंट अकाउंट पे कि सम टाइम द बिजनेसमैन कैन विड्रॉ मोर अमाउंट एज इन देयर अकाउंट, कई बार वो ज़्यादा पैसे विड्रॉ करा सकते हैं जितने उनके अकाउंट में हैं और बाद में वो पैसा जो है बैंक को रिटर्न कर देंगे। अब हमने बैंक का पैसा इस्तेमाल किया है तो हमारी तो लाइबिलिटी बनी ना कि फ्यूचर में कभी ना कभी तो उसको वापस देना ही पड़ेगा। अगर अकेला बैंक लिखा जाता तो एसेट कि हमारा पैसा बैंक में जमा है, अब बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा गया है तो ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। देन इट इज रेंट पेड, रेंट पेड एक खर्चा है, खर्चे का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। देन इट इज फर्नीचर, फर्नीचर एसेट है, उसका भी क्या होगा, डेबिट बैलेंस। सो हमने सभी आइटम्स लिख ली रिस्पेक्टिव साइड पे डेबिट या क्रेडिट। लास्ट में हम इसका टोटल करते हैं, टोटल कम्स टू बी 2,74,600, 2,74,600, दोनों साइड इक्वल आ रही हैं डेबिट और क्रेडिट। इट शोज़ कि जो हमने अकाउंट्स बनाए हैं वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि दोनों के बैलेंसेस मैच कर गए। So this was about question number 5th of trial balance in which we basically discussed about treatment of closing stock. क्लोजिंग स्टॉक को हम सेपरेटली नहीं इंक्लूड करते बिकॉज वो ऑलरेडी हमारे ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस में इंक्लूडेड होता है।